सोचो, सिलेबस चेंज की वजह से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपने लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ दी थी, अब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी स्किप ना करें। इसीलिए आज हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो एग्जाम्स में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, टेम्परेचर कन्वर्जन्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन्हीं की हेल्प से एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपने पहले के लेक्चर्स मिस किए हैं तो टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, एक और प्रो टिप, बोरिंग फील हो तो साथ साथ नोट्स बनाओ ताकि आपको नींद ना आए और कंसेप्ट्स और अच्छे से समझ आए। तो चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में वी हैव द सम of three consecutive integers is 42. Find the three integers. कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, उनको जब आप सम कर रहे होंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा? 42 के इक्वल आएगा। हमने ये वाले 3 नंबर जो ना ये फाइंड करने हैं। ले दी, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया। अगेन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, फाइंड 3 इंटीजर्स, ये हमने फाइंड करना है। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं उनको समझने के लिए ना मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। सबसे पहले तो समझते हैं कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जो एक के बाद अगला नंबर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर हम नंबर लाइन पर देखें, यहाँ पर आपका 0 है और राइट साइड पर आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो 0 से 1 के दरमियान यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इसी तरह 1 में हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे अगेन हम 2 से 3 के दरमियान एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हर दूसरा नंबर जो आ रहा है हमारे पास वो +1 करने से आ रहा है। ऐसे ही है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है x, अगर हमें दूसरा नंबर चाहिए जो इसके बाद आने वाला हो तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा आएगा? x में हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये दूसरा नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें तीसरा नंबर चाहिए तो अगेन हम क्या करेंगे? उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी एक 1 यहाँ से ऐड हो रहा है और एक यहाँ पर भी ऐड हो रहा होगा। तो इस दफ़ा हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास ये दूसरा नंबर आ जाएगा। ऐसा ही है। इसी तरह अगर इसके बाद आने वाला नंबर भी हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें एक और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x+3 आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन हमें अभी कितने नंबर चाहिए थे? हमें 3 नंबर चाहिए थे। तो हमने क्या किया? हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो है x और दूसरा नंबर है x+1, तीसरा नंबर है x+2। ये हमने 3 नंबर जो है ये लेट कर लिए और इनका हमारे पास सम किसके इक्वल आ रहा था? 42 के इक्वल आ रहा था। तो अब अगर इसको मैं सिंपल करके लिखूं तो यहाँ पर आ रहा है x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और ऐड होने पे हमारे पास 42 आ रहा है। अब हम इनको रीअरेंज कर लेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और जो सिंपल टर्म्स हैं जैसे 1, 2 और 42 इनको एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू 42। अब ये वाला 3 दूसरी साइड पर चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x इज इक्वल टू 42 माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का था। अब जब दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लिख लिया। अब 42 में से 3 हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? 39। यहाँ पर क्या था? 3x। अब ये वाला 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे इक्वल टू की दूसरी साइड पे तो क्या होगा? ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। क्या हम इनको कैंसिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा? 13। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 13 के इक्वल आ गया। ले जी, मुबारक हो, आपने अपना पहला नंबर जो था, जो हमें नहीं पता था, हमने फाइंड कर लिया, विच इज x इज इक्वल टू 13। यानी हमारा पहला नंबर जो है वो 13 है। तो अगर हमने दूसरा नंबर यहाँ पे फाइंड करना है या तीसरा नंबर फाइंड करना है तो वो क्या होंगे? यहाँ पे भी हम +1 कर देंगे और जो यहाँ पर आंसर आएगा उसमें भी हम यहाँ पर +1 करेंगे तो ये वाला हमारे पास तीसरा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारे पास किसके इक्वल है? x+1। ऐसा ही है, तो x की जगह पर हम 13 लिख दें तो +1 किसके इक्वल आ जाएगा? 14। इसी तरह तीसरा नंबर किसके इक्वल था? x+2 के इक्वल। अगेन इसमें भी हम x की वैल्यू को अगर ऐड कर दें 13 + 2 तो किसके इक्वल आ जाएगा? 15 के इक्वल। तो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव नंबर्स बने हैं वो क्या हैं? पहला नंबर था 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हमने फाइंड किए वो है 13, 14
और 15। ले जी ये आपके नंबर हैं। इन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 तो आपके पास क्या आंसर आता है 42। ऐड करके भी देख लेते हैं। ले जी ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। 13 प्लस 14 प्लस 15 इक्वल्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 42। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं hence the consecutive integers are 13, 14 एंड 15। ठीक है, ले जी पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम क्या कहती है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी इन विच लेंथ हमारे पास कितनी है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया हमारे पास कितना है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी है इन दी फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास फॉर्म गिवन है, इसमें हमने फाइंड करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, ए और बी हमारे पास क्या है इंटीजर्स। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है और ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमने ये जो परपेंडिकुलर है ये फाइंड करना है और एरिया भी हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी हमें गिवन है। हमने ये परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं। ले जी क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और बेस हमें गिवन है। इसी तरह एरिया भी हमें पता है कि एरिया क्या है, विच इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस और एरिया हमें पता है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ऐसे क्या ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है, हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एरिया की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा इनटू बेस भी हमें पता है, बेस क्या है √3 प्लस √5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 प्लस √5। अब हाइट हमें नहीं पता तो हाइट की जगह पर हम क्या लिख देंगे लेंथ ए बी। यहाँ पर आ जाएगा ए बी की लेंथ, ये हमने फाइंड करनी है। बाकी वैल्यूज ब्रैकेट में, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये वाला 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ। हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पर जाके। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 1 प्लस √15 इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म खत्म होगी तो यहाँ पर क्या बचा √3 प्लस √5 इंटू ए बी। अब ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 के साथ भी और √15 के साथ भी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 2 √15 क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको भी दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस √5 डिनोमिनेटर में। ऊपर भी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, नीचे भी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा लेंथ ए बी, तो यहाँ हम लिख लेंगे लेंथ ए बी। ले जी ये लेंथ ए बी हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन पे चलते हैं। ले जी क्वेश्चन में वो क्या कहता है, फाइंड दी लेंथ ए बी। लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी है जो हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, हमें इस फॉर्म में चाहिए। हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू आ रही है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाली टर्म आई है इसको हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास था √3 प्लस √5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √3 माइनस √5, यही होगा। तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब इस ए बी को हम दूसरी साइड पर लिख लें अगर इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर, और इस टर्म को इस साइड पर लिख लें तो कोई मसला तो नहीं है ना। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ए बी को हम लेफ्ट साइड पर लिख देंगे और इस टर्म को हम राइट साइड पर लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। इनको ब्रैकेट्स में भी लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना था, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया √3 माइनस √5, नीचे भी √3 माइनस √5। अब ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ले जी 2 प्लस 2 √15 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस √5 के साथ। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फॉर्म आ रही है इसको अगर आप गौर करें तो क्या ये फॉर्म जानी पहचानी नहीं लग रही।
क्या ये इस फॉर्म में नहीं लग रही आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली पहले लिख लेते हैं, स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर। अब ऊपर वाली टर्म्स में ये वाला 2 इस पूरी टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये वाला 2 स्क्वेयर रूट 15 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने में सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 स्क्वेयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस स्क्वेयर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट 3, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे, यहाँ पे रेड कलर से मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो आपसे, अक्सर बच्चे माइनस की गलती करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ले जी, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 स्क्वायर रूट 15 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 स्क्वायर रूट 15 जब स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पर भी हम प्लस का साइन लिख लेंगे और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए क्योंकि प्लस प्लस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास प्लस ही रहता है। अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो तब भी हमारे पास प्लस का साइन आएगा, लेकिन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस का साइन आता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लिख लेंगे। तो 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं यहाँ पर एक रफ अमल में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 15 इंटू 3, दोनों को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था। तो 2 हमारा बाहर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 और 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। लेकिन अब एक टर्म तो हो गई, 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये स्क्वायर रूट 5 क्या है, माइनस का है, यानी अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन आ रहा होगा, माइनस का। उसका रीजन, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिख लिया है। तो अब जब ये 2 स्क्वायर रूट 15 इस माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 5 ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, 15 इंटू 5 जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा एज इट इज, जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 15 के साथ, जाहिर है वो अगर स्क्वायर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम स्क्वायर रूट 15 को लिख देते हैं और 5 को लिख देते हैं तो यानी दोनों टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 15 इंटू 5। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है तो अगेन मैं थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 15 ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ये टर्म थी, ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही थी, इस टर्म के साथ। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरी नॉर्मल टर्म्स हैं उनको हम स्क्वायर रूट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं उनको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो ये हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया था। इसी तरह अब हमने क्या किया, 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो उसके लिए भी हमने क्या किया कि दोनों टर्म्स को एक साथ एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टर्म्स एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ गए हैं, और ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला 2 ये एज इट इज हमने साथ में लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब ये बाकी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ जो रफ अमल में मैंने लिखी हुई है। ले जी, तो अब ये वाली फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये ए बी के लेंथ ए बी के इक्वल आंसर आ चुका है, लेकिन अभी हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट्स के अंदर वाली जो टर्म्स है ना, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 15 और 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और ये वाला 15 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स 2 स्क्वायर रूट 3 इनको एज इट इज फिलहाल लिख लेते हैं, और इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस, अच्छा जी यहाँ पर 2 बाहर वाला एज इट इज लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, 15 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। करके भी देख लेते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। तो हमने क्या करना है, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने 45 लिख लिया। इसी तरह अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 2 को एज इट इज लिख लेते हैं जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 75 आ जाएगा। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 75। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 75, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, और ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है। ये किस तरह कैंसिल हुआ है, पहले भी हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, और इस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगेन आपको समझा दूं कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है ना, जैसे ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास 4 है, ठीक है, तो मैं 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना।
इसी तरह अगर 4 की पावर में होल की पावर में कुछ हो, तो इधर भी मैं होल की पावर में कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा होगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। ठीक है, इस तरह से मैंने ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, ये 3 बच गया और ये वाला 5 बच गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 माइनस 5। अब माइनस वाली टर्म बड़ी है, यानी जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो भी माइनस का होगा। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, -2। फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा होगा, इक्वल्स 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस, अच्छा अब यहाँ पर जो हमारे पास टर्म थी ना 2 स्क्वायर रूट 45, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल किया है, इस तरह से हमने स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि जिसका अगर स्क्वायर आ दे तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, वो वाला नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यानी हमें 45 की जगह पे कोई ऐसा नंबर चाहिए, एक्स कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी पावर में 2 आ रहा हो, तो क्या हो, वो वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रफ फॉर्मूले में चलते हैं। रफ फॉर्मूले यहाँ पर 45 लिख लेते हैं और 45 का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जिस पे हम 45 को डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारे पास 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 15 को हम जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगेन 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। फिर 5 हमें पता है 5 पे ही डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 5। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये वाला जो 3 इंटू 3 है इसको हम 3 का स्क्वायर इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 45 ही आ रहा होता है। ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर था 45 उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस नंबर के साथ। तो इस नंबर के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। लेकिन जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू बचेगी वो होगी ये वाली 5 की। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं। तो चले 45 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रफ फॉर्मूले को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट की जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, सॉरी 45 की जगह पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट्स के अंदर है। माइनस, अब यहाँ पर 75 है तो 75 को भी एक दफा देख लेते हैं, उसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये एक तो हमारे पास तरीका ये एलसीएम वाला, और एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है कैलकुलेटर वाला। ये पहले मैं समझा दूं ये मेथड, फिर आपको मैं कैलकुलेटर पे भी बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन में जब आप सॉरी एग्जाम्स में हो तो आपका टाइम सेव हो सके। तो आपको मेथड का पता होना चाहिए कि किस मेथड से सोल्व हो रहा है। एग्जाम में आप अगर आपसे कोई स्टेप बचता है तो आप बचा सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 75 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 से कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 5 से कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 दो दफा आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बल्कि मैं एक दफा दूसरी फॉर्म में लिख दूं 5 इंटू 3, ये हमारे पास बन रहा है ना, जो 75 के इक्वली आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको लिख दें ये वाले 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर इंटू 3, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी 75 के इक्वल ही होगा। यानी अब हम क्या करेंगे, इस 75 की जगह पर ये वाली टर्म लिख देंगे। तो राफामल को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर हमने सोल्व किया था तो हमारे पास माइनस की टर्म बड़ी थी, 5 में से 3 हमने माइनस किए थे तो माइनस का 2 हमारे पास आ रहा था, यहाँ पर हम लिख लेंगे -2। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, इनको हम अलग कर लेते हैं। तो क्या हो रहा होगा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 ये बचेगा, और ये पूरी टर्म क्या हो रही थी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पर भी हम इसको पूरी टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और ये वाला स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, यानी हम इस पूरी टर्म की जगह पर ये वाला नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस इसकी जगह पर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। अच्छा, ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया ना, अगर हम कैलकुलेटर पे सोल्व करने लगे ना तो ये डायरेक्ट भी सोल्व हो जाता है। तो कैलकुलेटर पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ले लीजिए कैलकुलेटर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। हमारे पास नंबर क्या था 2 स्क्वायर रूट 45। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 45। तो जैसे ही मैं इक्वल्स टू का बटन प्रेस करूंगा ना तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5। हमारा आंसर क्या आया था, ले दी यहाँ पर हमारे पास भी 6 स्क्वायर रूट 5 आया था। इसी तरह अगर हम 2 स्क्वायर रूट 75 को सोल्व करते हैं, 2 स्क्वायर रूट
75। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 10 स्क्वायर रूट 3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी मजीद सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये रफ फॉर्मूला को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लिख लेंगे और हमारे पास क्या आंसर आया था 10 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर रूट 3। तो बटे में हमारे पास क्या था -2, तो -2 को एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 वाली एक टर्म यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर एक स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म है और यहाँ पर एक स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स में यहाँ पर माइनस वाली जो टर्म है ये बड़ी है। तो हमारे पास जो साइन आ रहा होगा वो कौन सा आ रहा होगा, माइनस का। तो मैं माइनस का साइन रेड से लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस, और 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 और स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अब अगर हम स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म्स को सोल्व करने लगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लस वाली टर्म है ये बड़ी है और नेगेटिव वाली छोटी है। तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करें तो पॉजिटिव का साइन यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 6 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट 5 और डिनोमिनेटर में क्या था -2। ठीक है, ले जी अब हमने क्या करना है, ये नीचे वाला जो -2 है ना इसको हमने खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी -2 कॉमन ले लेंगे। तो -2 कॉमन लेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2 कॉमन। तो यहाँ पर -8 स्क्वायर रूट 3 था। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि अब माइनस हमने कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव की टर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पर 4 है तो -2 हमने कॉमन लिया था तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था -2। अब ये वाला -2 हम क्या करेंगे, इस -2 के साथ कैंसिल कर देंगे। तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आया, लेंथ ए बी हमारे पास किसके इक्वल आई 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आई। ले दी, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ए और बी ये हमें यहाँ पर बताया गया था कि इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो जो स्क्वायर रूट 3 वाली हमारे पास टर्म है इसके साथ जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, ए। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 वाली जो टर्म है इसके साथ कौन सा नंबर है, बी। तो यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है इसमें भी ये वाली टर्म जो है वो ए होगी और ये बी होगी। वैसे आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, और बी किसके इक्वल होगा -2 के इक्वल। ठीक हो गया, ले दी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 को। ले दी, अब हमने करना है क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर। एक लेंथ ये वाली गिवन है और 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये हमारी दूसरी लेंथ गिवन है। करना हमने क्या है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब हमने इस फॉर्म में एरिया जो है वो बताना है। अगेन a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या था, एरिया हमें गिवन था और बेस गिवन थी, हमने एक साइड फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर क्या है, हमें दोनों लेंथ्स गिवन है, दोनों साइड्स गिवन है। हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया हमने फाइंड करना है तो फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो इसका एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको लगा के हम एरिया फाइंड कर लेंगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था सॉल्व। अब मेरे क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और इस वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व करें। जो आंसर आएगा अगर तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और सोल्यूशन के एंड में आपने देखना है कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है। अगर तो मैच कर रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में यस लिखना है। ठीक है, तो मैं ज्यूमिंग के आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। ले दी, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। इसमें आपके पास एक ये वाली लेंथ गिवन है और एक ये वाली लेंथ गिवन है। हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं हमें पता है कि इसका फॉर्मूला किसके इक्वल है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और इसी तरह विड्थ हमारे पास कितनी है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले ये वाला 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर ये वाला स्क्वायर रूट 18 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पहले इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट 10। फिर ये -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये पॉजिटिव का साइन था यहाँ पर। तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस। यहाँ पर भी मैं माइनस का साइन लिख लूंगा। तो ये 2 न्यूमिनेटर में जो टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है 4 के साथ जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8
और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ले जी, इसी के साथ हमने इस 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का साइन, और स्क्वायर रूट 18 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और स्क्वायर रूट 18। अब नेक्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगेन माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो अगेन यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 18 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 10 को एज इट इज लिख लेंगे माइनस, अच्छा अब यहाँ पर जो 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है ना, इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। हमें पता है कि ये 4 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा होगा, 8 ही आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास 5, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5 स्क्वायर रूट 18। तो क्या हम 5 स्क्वायर रूट 18 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 और स्क्वायर रूट लिख के यहाँ पर 9 इंटू 2, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी जब मल्टीप्लाई होंगे 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होता है, 18 आ रहा होता है। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 18 ही आ रहा होगा, बस स्क्वायर रूट 18 को हम रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट 9 इंटू 2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस अगेन हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 18 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो हमें पता है, हमने एक रूल पढ़ा था लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल्स जब हम पढ़ रहे थे, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है वो इस तरह से इस शेप में लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर रूट के अंदर ए डिवाइडेड बाय बी, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस शेप में लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 2 को हम इस शेप में लिख देंगे, तो हमारे पास 4 बाहर ही रहेगा और 18 डिवाइडेड बाय 2 इसको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर बन रहा होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, ये एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे 4 और ये होल का स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर आप गौर करें तो क्या ये 18 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा -4 स्क्वायर रूट 9, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल्स 10 माइनस, अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है, क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूँ 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए लेट्स से हमारे पास एक स्क्वायर रूट में टर्म है, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ही लिख लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, और हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है कि 2 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी आधा। ठीक है, आधा। तो जब हमारे पास 2 आधी टर्म होती है उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या हमारे पास एक पूरी टर्म नहीं बन जाती, यानी अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 को 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ ऐड करूं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 था वो एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हमें पता है, ये पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी पावर में लेट्स से 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2 के साथ, लेट्स से कह लो, मतलब बेस हमारी जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम है तो क्या होता है, बेस एज इट इज रहती है और पावर क्या होती है वो ऐड हो जाती है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते होते हैं a की पावर 5। इसी तरह जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है, क्या इसको भी हम बेस को सेम लिखकर पावर को ऐड कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं ना। और ये हमने इसका भी सोल्यूशन फाइंड किया था जो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, यानी हमारे पास अल्टीमेटली 2 की पावर 1 बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हों एक ही नंबर की, जैसे हमारे पास इस केस में 2 की है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 आधे आधे नंबर है, मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर बन रहा होगा विच इज 2। तो पावर में हम 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह हमने क्या किया था, यहाँ पर भी एक कंप्लीट नंबर को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया था। अब स्प्लिट क्यों किया वो भी हम देख लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 की जगह पर क्या लिख लेंगे, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ले जी, अब ये वाला स्क्वायर रूट 2 और ये वाला स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, और नीचे भी एक स्क्वायर रूट 2 है, तो क्या हम इनमें से एक स्क्वायर रूट 2 को नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लें, हमने एक स्क्वायर रूट 2 को एक स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, +5। अच्छा, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, 9
इंटू टू था। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हमें पावर में क्या चाहिए होता है, उस नंबर की पावर में 2 चाहिए होता है, तभी तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और हमारे पास एक नंबर एज इट इज आ जाता है स्क्वायर रूट के बगैर। तो अब अगर हमें इस 9 का स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए, 9 की जगह पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसकी पावर में 2 आ रहा हो। तो इस स्क्वायर रूट को भी हम एक दफा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, तो हमारे पास क्या बना 3 इंटू 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होते हैं, दोनों 9 के इक्वल होते हैं। यानी हम 9 को रिप्लेस कर सकते हैं 3 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट की जगह पर, ये स्क्वायर रूट में 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी टर्म है, -4 और स्क्वायर रूट में 9 आ रहा है, तो यहाँ पर हम -4 और स्क्वायर रूट 9 को लिखने की बजाय इस स्क्वायर रूट 9 की जगह पर अगेन 3 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पर निकाला है, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट 9 की जगह पर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये भी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना। इस तरह से क्या हो रहा होगा, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, जिसको हम सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 5 के साथ, और ये वाली भी पूरी टर्म 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 हम करते हैं तो हमें पता है कि 15 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल्स 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये वाली टर्म अब हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। तो अब रफ फॉर्मूला को मैं रिमूव कर देता हूँ, दे दी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला 3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट के बगैर है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इस फॉर्म में भी लिखे हुए हैं -4 इंटू 3, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस और 12। तो जो स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म्स हैं, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये आपस में ऐड हो देंगी, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है ये वाली और ये आपस में ऐड हो देंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स इस -12 में से ये वाले 10 गए, तो माइनस की टर्म बड़ी थी तो माइनस का साइन, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे -2। इसी तरह 15 स्क्वायर रूट 2, ये पॉजिटिव की टर्म बड़ी है, तो 15 स्क्वायर रूट 2 में से हम -4 स्क्वायर रूट 2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 15 में से 4 को माइनस कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा +11। 15 में से 4 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आ रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 11 लिख लिया। स्क्वायर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आया, -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो हमारी बी के इक्वल है, और स्क्वायर रूट के बगैर वाली ए के इक्वल है। ले दी, ये बी के इक्वल है और ये ए के इक्वल है। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए तो ये हमारा जो सोल्यूशन है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये वाली लेंथ थी और एक ये वाली लेंथ थी, तो जब दोनों लेंथ मल्टीप्लाई होंगी, ये भी मीटर में थी और ये भी मीटर में थी, तो इसका मतलब ये वाली भी मीटर में आएगी, ये वाली मीटर में भी ये वाली भी मीटर में आएगी। तो जब मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, मीटर का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट्स डाल लेंगे। ठीक है, लीजिए ये रहा आपका आंसर, ठीक हो गया। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। लीजिए क्वेश्चन 4 में क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यानी क्या कह रहे हैं, लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं x और y, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 68 के इक्वल, और अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो किसके इक्वल आता है, 22 के इक्वल। तो अब हमने ये वाले जो दो नंबर्स हैं ना, ये हमने फाइंड करने हैं, ये वाले नंबर्स के x और y, ये नंबर्स कौन से हैं, तो इनको हम फाइंड कर लेते हैं। ले दिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, कोई दो नंबर है हमारे पास जो हमें नहीं पता, ठीक है, अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, लेकिन अगर हम उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर हैं वो एक हमारे पास x है और एक y है, तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 आंसर आ रहा होगा, और अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा, 22 आंसर आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और इनको सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या बन रही होगी, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22।
इनको ऐड करेंगे तो हमारी जो अलामतें हैं वो एज इट इज रहेंगी, साइंस चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स और ये एक्स ऐड होके यहाँ पर 2x आ जाएगा। ये पॉजिटिव का y है और ये नेगेटिव का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर इक्वल 68 में हम 22 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 प्लस 22 इक्वल्स 90। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90। अब यहाँ पर इस साइड पर ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। तो इनको कैंसिल करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 45। x इज इक्वल टू 45। अब इस x की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करके इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने अभी ऐड किया था, तो अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों तरीकों से कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था, 22। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का हो जाएगा, इसी तरह ये नेगेटिव का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का था तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास y बचा, y दोनों पॉजिटिव के हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का 2y इज इक्वल टू 68 में से अब हमने क्या करना है, 22 को माइनस करना है। तो 68 माइनस 22 ये होता है 46 के इक्वल। यहाँ पर हम लिख लेंगे 46। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया था, इसी तरह अब यहाँ पर भी करेंगे, इस 2 को हम दूसरी साइड पर ले देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, y और 46 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23। तो y हमारे पास किसके इक्वल आया, 23 के इक्वल आया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो 45 के इक्वल है और y किसके इक्वल है, 23 के इक्वल। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो क्या हमारे पास 68 आ रहा है, 45 प्लस 23 इक्वल 68 होता है। इसी तरह अब अगर हम इन नंबर्स को माइनस करते हैं, 45 माइनस 23 तो क्या 22 आ रहा है, जी बिल्कुल 22 भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, इक्वेशंस को ऐड या माइनस किया था, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमने एक सोल्यूशन फाइंड किया था, जैसे हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था तो वहां पर भी हमने x की वैल्यू जब फाइंड की थी तो हम क्या कर सकते थे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। तो वो भी करके देख लेते हैं। लेट्स से अब यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल आया था, 45 के इक्वल आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर किसके इक्वल थी, 68 के इक्वल। तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। y को इसी साइड पर रहने देते हैं, 45 यहाँ पर पॉजिटिव का था, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 68 माइनस 45 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 23 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी इस तरह से निकल आएगी। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 2 में भी पुट करते हैं तब भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ले जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 एंड होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ले जी, क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूला भी हमें बता दिया है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में गिवन ही होगा ये, आपका जो फार्मूला है ना ये आपको गिवन ही होगा। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आपके पेपर में आ जाता है तो ये फ्री के मार्क्स हैं। देखें, आपको उसने फार्मूला भी बता दिया, सिंपल मैथ्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब फार्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमें टेम्परेचर कितना बताया, टेम्परेचर है हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। तो फ़ारेनहाइट में जब हम कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला की हम हेल्प लेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ और फिर सोल्व करते हैं। ले दिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। हमें टेम्परेचर गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हमें किस चीज़ में गिवन है, सेल्सियस में हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, फ़ारेनहाइट। तो फार्मूला भी हमें साथ में बता दिया था। फार्मूला क्या है, अगर आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, तो सेल्सियस को आपने पहले 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन जो आपके पास आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है, 32 को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 9/5 के साथ 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 48 डिग्री प्लस 32। तो हम इनको डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 432। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 432। इसी तरह 5 के साथ डिवाइड भी हो रहा है, प्लस 32 इसमें ऐड भी होगा। तो 432 डिवाइडेड बाय 5, 432 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 86.54, 86.54 प्लस
32 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको 32 को ऐड कर देते हैं। 86.4, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं थे, यहाँ पे 5 को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर 5 नहीं आएगा। 86.4 प्लस 32 इसके इक्वल आ जाएगा 118.4। यहाँ पर हम लिख देंगे 118.4 और यही हमारा आंसर है फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर हम लिख देंगे आम। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन 6 में हमें क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, फादर और सन इन दोनों की एज को अगर हम सम करें, ऐड करें, तो हमारे पास कितनी बनती है, 72 ईयर्स। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पीछे वापस जाएं, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। मतलब 6 साल पहले जो बेटे की एज थी उससे फादर की एज डबल थी। तो हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, ये हमने फाइंड करनी है। सम कितना गिवन है हमारे पास एज का, 72 ईयर्स, और ये आज पे है, यानी जो क्वेश्चन हमें गिवन है करंटली एज कितनी है, 72 ईयर्स, दोनों की ऐड करके, बाप की भी और बेटे की भी। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेटे की एज है वो x है और फादर की कितनी है, 72 माइनस एक्स, यानी 72 में से हम बेटे की एज को माइनस कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। इसी तरह हमने अगर बेटे की एज फाइंड करनी है तो हम फादर की एज को माइनस कर देंगे 72 में से, तो हमारे पास बेटे की एज आ जाएगी। ऐसा ही है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फादर की एज है वो है 72 माइनस एक्स। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ फादर कितनी है, 72 माइनस एक्स। ऐसा ही है। अब हमें क्या कहता है, हमने 6 साल वापस जाना है, पीछे जाना है, तो 6 साल पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 72 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 66 आ जाएगा। तो इसी तरह एज ऑफ सन क्या होगी फिर, 6 ईयर बिफोर, एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स, एक्स में से हम माइनस कर देंगे 6। ठीक है, इसी तरह फादर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर 72 माइनस एक्स था, माइनस हम 6 ईयर्स कर देंगे, 72 में से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या देगा 66, यहाँ पर हम लिख लेंगे 66 माइनस एक्स। तो ये है फादर की एज 6 ईयर्स बिफोर। अब स्टेटमेंट को एक दफा दोबारा देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम्स थी एज ऑफ सन से, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 66 माइनस एक्स है ये 2 टाइम्स है ऑलरेडी। ठीक है, और ये क्या है, ये 1 टाइम्स ही है। इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 66 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2x हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इसको 1x पे लेके आना है ताकि हमें पता चले कि फादर की एज कितनी है और सन की एज कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो हमें पता है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 66 माइनस एक्स। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 66 माइनस एक्स। अब इस वाले x को हम दूसरी साइड पर ले देंगे और इस 12 को भी हम इस साइड पर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर ये वाला माइनस का x था तो जब दूसरी साइड पर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस का 12 है तो जब दूसरी साइड पर जाएगा ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 66 प्लस 12। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर 2x प्लस x कितना होता है, 3x। यहाँ पर हम 3x लिख लेंगे। 66 प्लस 12 कितना होता है, 66 प्लस 12 78। यहाँ पर हम लिख लेंगे 78। अब ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3। तो 78 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 26। इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26। तो इस तरह से हमारे पास बेटे की एज जो हमसे रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली। अब अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, यानी ये वाली एज जो है ये कौन सी आई है, आज वाली। हमें कौन सी चाहिए थी, हमें 6 साल पहले वाली चाहिए थी। अगर हमें 6 साल पुरानी एज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से 6 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20, और यही हमारा आंसर है। अगेन देख लेते हैं हमने क्या किया, हमारे पास एज गिवन थी टोटल 72 ईयर्स, बेटे की भी और बाप की भी, दोनों की एज ऐड होकर 72 ईयर्स बन रही थी, लेकिन ये कब की थी, आज की। ठीक है, हमें कौन सी चाहिए थी, 6 साल पहले की। ठीक है, 6 साल पहले वाली एज हमें चाहिए थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आज वाली एज को, जो सन की एज थी उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया और फादर की एज को 72 माइनस एक्स सेलेक्ट कर लिया। ये यहाँ पर भी हमने ये लिख लिया कि एज ऑफ सन कितनी है, एक्स, और एज ऑफ फादर कितनी है, 72 माइनस एक्स। अब इस तरह से हमने 72 माइनस एक्स क्यों किया और एक्स क्यों किया, एक्स वो वाला नंबर है जो हमने फाइंड करना है। इसी तरह 72 में से हमने एक्स को क्यों माइनस किया, 72 हमें टोटल गिवन था,
तो 72 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। जी बिल्कुल आ जाएगी। तो इसलिए हमने 72 माइनस एक्स को लेट किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6 साल पहले जो फादर की एज है वो ट्वाइस है, जो बेटे की एज थी उससे डबल है। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले 72 में से 6 को माइनस किया, क्योंकि हमने पीछे जाना है, 6 साल पीछे जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 66। तो हमने क्या किया, बेटे की एज में से भी 6 माइनस कर दिए और फादर की एज में से भी हमने 6 माइनस किए। जब बेटे बेटे की एज में से 6 माइनस किए तो x माइनस 6 आ गया। जब फादर की एज में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 66 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये वाला जो नंबर है, ये जो हमने फाइंड किया है, ये ऑलरेडी डबल है, बेटे की एज से डबल है ये वाली जो एज आ रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें तो 1x चाहिए ना फिलहाल, ताकि हम जो बेटे की एक्चुअल एज है उसको फाइंड कर लें। इसीलिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने जब इसको सिंपलीफाई किया तो सिंपलीफाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आया 26। और यहाँ पर क्या था x, यानी हमारे पास वो वाली एज आई थी जो आज की थी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए थी, 6 साल पहले वाली। तो इसीलिए हमने 6 साल माइनस कर दिए इसमें से, तो 20 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, मिरहा सेल्स अ टॉय ऑफ रुपीज 1520 रिक्वायर्ड क्या हमसे, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस क्या होगी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अगर हमें 15% प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है और यहाँ पर भी सेल्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर सेल्स लिखा है ना, ये यहाँ पर टाइपो है, यानी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आपने काट के यहाँ पर लिख लेना है बॉट। ठीक है, उसी के ऊपर आपने, आपके पास जगह होगी, आपने लिख लेना है बॉट, यानी खरीदा। ठीक है, 1520 का उसने खरीदा। तो अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो सेल प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको अब हमने सोल्व करना है। कॉस्ट हमारे पास गिवन है, वो जो हमने सेल्स की जगह पर बॉट लिखा था ना, बेसिकली बॉट या कॉस्ट जो है ये एक ही चीज है। खरीदा, कितने का खरीदा, जितना हमारा खर्च आया उसको हम कॉस्ट ही कहते हैं ना। तो वो हमारा कितना है 1520। ठीक है, रुपीज 1520। और प्रॉफिट कितना है, हमने 15% प्रॉफिट उस पर चार्ज करना है। तो सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है कि कितनी है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला, प्रॉफिट किसके इक्वल था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस कॉस्ट। एसपी क्या है, सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास गिवन नहीं है, ये भी हमने फाइंड करनी है। और प्रॉफिट हमारे पास 15% गिवन है, लेकिन हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, सेल प्राइस फिर उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, फिलहाल कॉस्ट गिवन है, कितनी है 1520। इस पे हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% का हमें इस पे चाहिए प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज 1520 का हमें 15% चाहिए। तो 1520 का 15% कितना होगा, कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1520 इंटू 15 और ये रहा परसेंट। ठीक है, तो कितना आ गया 228। अब अगर आप फॉर्मूला पर वापस आए, 228 हमने फाइंड किया प्रॉफिट। तो अब हमारे पास प्रॉफिट भी हमें पता है, कॉस्ट भी हमें पता है। हमें क्या नहीं पता, सेल प्राइस हमें नहीं पता। तो क्या हम सेल प्राइस इसी फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, जी बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को एक दफा दोबारा लिखते हैं। प्रॉफिट इसके इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है। तो इस कॉस्ट को अगर हम दूसरी साइड पर ले दें, इस साइड पर, यहाँ पर अगर माइनस के दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। सेल प्राइस हमें फाइंड करनी है ना, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो सेल प्राइस किसके इक्वल आ जाएगी, प्रॉफिट हमें पता है, हमने फाइंड किया था 228 के इक्वल आया था। इसी तरह कॉस्ट कितनी कीमत थी 1520। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1520 को ऐड कर देंगे 228 के साथ, तो क्या देगा 1748। यहाँ पर आ जाएगा 1748। और यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपने फाइंड करना था, ये है आपकी सेल्स प्राइस, ये हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज दिस while the exempted amount is this, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। रेट हमें गिवन है, एग्जाम्प्ट अमाउंट भी हमें गिवन है और एनुअल इनकम भी हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमने टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल अमाउंट जो है, वो हमने फाइंड करनी है। यही कहा गया ना यहाँ पे, हाउ मच टैक्स ही हैव टू पे, ये हमने फाइंड कर लेना है। बहुत इजी है।
अगेन जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने टैकल कैसे करना है। तो एनुअल इनकम हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये हमारे पास एनुअल इनकम गिवन है। इसमें से एग्जाम्प्ट अमाउंट भी हमारे पास गिवन है। एग्जाम्प्ट अमाउंट वो वाली होती है जो हमने पे नहीं करनी, जिसकी कह सकते हैं कि मुआफी मिल चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा आप छोड़ दो, ये वाले पैसे आप ना पे करो, ये इसमें से माइनस कर दो, जो आपकी एक्चुअल इनकम है ना उसमें से आप इसको माफ कर दो, ये हम आपसे इस पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यानी आप कह सकते हैं 9,60,000 में से माइनस हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोई अमाउंट आ रही होगी, उस अमाउंट पे हम ये वाला टैक्स रेट लगाएंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो अभी देख लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। लीजिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। टोटल इनकम हमें गिवन है, एग्जाम्प्ट अमाउंट हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, टैक्सेबल इनकम हमने फाइंड कर लेनी है। तो टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे फॉर्मूला क्या है। टैक्सेबल इनकम इक्वल्स टोटल इनकम माइनस एग्जाम्प्ट अमाउंट। तो टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल इनकम किसके इक्वल है, टोटल इनकम हमें गिवन थी विच इज 9,60,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितनी हमारे पास एग्जाम्प्ट अमाउंट है 1,30,000 हमारे पास गिवन था। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये हमारे पास आ गया 8,30,000। 8,30,000 ठीक है, ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। हमने क्या करना है, इस पे हमने रेट लगाना है क्योंकि ये वो वाली इनकम है जिस पे हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पे टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स अमाउंट कितनी है 8,30,000 हमारे पास आया था, इस पे हमने रेट लगाना। रेट कितना था, रेट था हमारे पास 0.75%। ठीक है, ये हमने इस पे रेट लगा देना है। तो कैलकुलेटर पे अगेन सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम 8,30,000 को 0.75% के साथ 5% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6225। 6225 साथ में हम लिख देंगे रुपीस। ले जी, ये है आपका आंसर, ये है वो टैक्स अमाउंट जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो जो तैयब ने पे करनी है। ठीक है, ले जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन 9 को देखना है। तो क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है इस अमाउंट पे 1 साल के लिए, और रेट हमारे पास क्या गिवन है 14%। तो इसे भी देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का आप कह सकते हो सबसे छोटा और इजी क्वेश्चन है। तो हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा अभी तक हमने जो 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, उनमें हम बेसिकली परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब मेरे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आई नो आपको फॉर्मूला में भी ना आता हो, लेकिन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता ना, तो बेसिक कैलकुलेशंस की हेल्प से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस क्वेश्चन को एक दफ़ा सोल्व करें और जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आपने आंसर को मैच करना है और ओके करना है। ठीक है, और देखना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ले जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जो भी अमाउंट जिस पे हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और जो मार्कअप हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, मार्कअप का मतलब भी यही होता है कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप जो होता है ना बच्चों, वो थोड़ी सी एडवांस टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको वो बताऊंगा और उसी से आपका क्वेश्चन जो है ना सोल्व हो जाएगा। क्योंकि एडवांस कंसेप्ट्स आपसे यहाँ पर टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तो अगर आप बेसिक फार्मूला को भी देख लेते हैं ना, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने समझना है तो मैं इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उस फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा। तो इन केस अगर आपसे वो कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है तो आपको वो आता होगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू P। ठीक है, इसमें I जो है इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, इसी तरह ये P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये R रेट होता है, और ये T क्या है, टाइम। ठीक है, कितने टाइम का हमने कैलकुलेट करना है। तो टाइम हमारे पास क्या था 1 ईयर, रेट हमारे पास क्या था 14%, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 3,75,000। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू पी कितना था 3,75,000 इंटू आर कितना है 14%, यानी रेट हमारा 14% है,
और कितने टाइम का हमने फाइंड करना है, 1 ईयर का। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,75,000 इंटू 14% इंटू 1, कितना आ रहा है 52,500। यहाँ पर हम लिख लेंगे 52,500। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपने फाइंड करना था। यहाँ पर आप लिख देंगे आई इज इक्वल टू, यहाँ इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दें आप, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 52,500, और साथ में आप लिख भी सकते हैं कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू 52,500। ठीक है, अब इसी को अगर हम दूसरे फॉर्मूला के साथ देखें तो दूसरे फॉर्मूला में क्या होता है, कंपाउंड मार्कअप का बेसिकली हम पहले मतलब समझ लेते हैं कि कंपाउंड मार्कअप होता क्या है। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो सीख लिया, एक साल का इंटरेस्ट अगर हमने फाइंड करना है तो जैसे हमने ऊपर फाइंड किया बिल्कुल उसी तरह होता है। लेट्स से आपके पास एक साल था, एक साल का आपने इंटरेस्ट फाइंड करना था तो आपने फाइंड कर लिया। लेट्स से आपके पास मल्टीपल ईयर्स हैं। ठीक है, हर साल एक जो बेसिक अमाउंट हमारे पास गिवन थी, लेट्स से 3,75,000 हमारे पास गिवन था, इस पर इंटरेस्ट लग रहा है। ये यहाँ पर पहला साल का एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे साल का एंड हो रहा है, यहाँ पर तीसरे साल का एंड हो रहा है, और ये आपका क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पर आप स्टार्ट मतलब जो है ना, आज आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हैं आज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक साल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल, यहाँ से ये यहाँ तक तीसरा साल। ठीक है, अब हर साल क्या हो रहा होगा, आपका कोई एक रेट लग रहा होगा। जैसे हमें गिवन था 14%, तो इस अमाउंट पे 14% लगेगा, तो 14% लगाने के बाद हमारे पास क्या आया था, 52,500। ठीक है, अब अगर हमने सेकेंड ईयर का जो दूसरा ईयर है उसका हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम 42,7,500 जो हमारे पास आया था इस पे हम 14% लगाएंगे तो क्या आएगा, इंटू 14%, तो हमारे पास आएगा 59,850। इसी तरह अगर हमने तीसरे साल का फाइंड करना है तो उसमें भी हम इस तरह कर रहे होंगे। तो कंपाउंड मार्कअप में बेसिकली ये हो रहा है। अब अगर हम कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला देखें, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट फार्मूले से इसको सोल्व करें तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI लिख रहा हूँ। ठीक है, P इंटू 1+R और पावर में आ जाएगा T। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देते हैं, और ये 1 नहीं है फॉर्मूले का, ये R क्या है, रेट, और ये T क्या है, टाइम, जितना टाइम होगा। कंपाउंडेड एनुअली था तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम 1 होगा। रेट क्या था 14%, यहाँ पर 14% होगा। यहाँ पर क्या था 3,75,000, तो यहाँ पर हम 3,75,000 लिख देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी की जगह पर हम लिख देंगे 3,75,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,75,000। ब्रैकेट्स में क्या था 1+R, तो यहाँ पर 1+R कितना है, रेट कितना है 14%, 14% लिख लेंगे यहाँ पर, और टाइम कितना था 1 ईयर, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,75,000 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट कितना है 14%, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 और इसको परसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर में क्या था, यहाँ पर हम पावर में 1 लिख देंगे, और इक्वल्स प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 427500। ठीक है, 427500, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, हमारे पास तो ये एक्चुअल अमाउंट से भी बढ़ गया। एक्चुअल अमाउंट तो थी हमारे पास ये वाली, और ये क्या आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट हो रही है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट क्यों बन गई, क्योंकि इसमें हर साल 14% का एडिशन हुआ है। हर साल 14% ऐड हुआ, फिर 14%, फिर 14%, जो अमाउंट आ रही थी उनमें 14% ऐड होता गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक साल का था तो सिर्फ एक साल 14% ऐड हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, बेसिकली अमाउंट के साथ वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। हमें क्या चाहिए, हमने तो सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारी, हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी जो एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू आई है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होकर हमारे पास अमाउंट आई है, ये वो वाली अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 42,7500 माइनस 3,75,000। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा, 42,7500 माइनस 3,75,000। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 52,500। तो अगर आप गौर करें तो क्या ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट दोनों सेम है, जी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। लेकिन क्योंकि ये सिंपल फार्मूला से, यानी आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, इससे निकल आता है, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसी फार्मूला से इसको सॉल्व करें।
ठीक है। जो कंसेप्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट का वो मैंने आपको समझा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड मार्कअप हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन बिना किसी गलती के सोल्व कर लिया था तो आप मैथ्स में प्रो बन रहे हो, तो भाई मुबारक हो। इसी के साथ हमारा मिशन कंप्लीट होता है, ये वाली एक्सरसाइज एंड होती है। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को लीव करें तो मैं आपको एक प्रो टिप बताता चलूं। 90% बच्चे ये गलती करते हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, इनमें प्लस और माइनस की गलतियां बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। तो बच्चे माइनस को इग्नोर कर देते हैं, माइनस की जगह पर अक्सर प्लस लिख देते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड आपका आंसर गलत आता है। अब घर में जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे या आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्लास में बैठे प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब तो आपके आंसर्स मैच आप कर सकते हैं। बुक के एंड पे आपके पास आंसर्स गिवन होंगे, आप उनके साथ आंसर्स मैच कर सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्स हॉल में बैठे होते हैं तो एक तो आपके आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, प्लस आपके पास आंसर शीट तो होती नहीं है कि जिसके साथ आप आंसर्स को मैच कर सकें। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ और आपसे सॉल्व करने का कहता हूँ, तो आप उस टाइम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व किया करें। जब आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप आंसर को मैच करेंगे ना, और अगर आंसर आपका ठीक आ रहा होगा, तो एक अलग लेवल की आपको सेटिस्फेक्शन होगी और आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने से। इस तरह आपकी गलती के चांसेस भी कम होंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से एग्जाम्स में भी आपकी गलतियां कम हो रही होंगी। तो अल्टीमेटली आपके फुल मार्क्स आ रहे होंगे। और मैथ के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपके हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो अल्टीमेटली आपके कंप्लीट मार्क्स आ रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर सही टाइप करेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। तो अगर आप भी शाउट आउट चाहते हो तो कमेंट्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लाजमी लिखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।